Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो गाइज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं और आप लोग की प्रिपरेशन भी एकदम धुआंधार चल रही होगी आई एम अज्यूमिंग and yes for all those who are aspiring to give this particular examination and already undergoing the examination तो आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जैसा कि हमने शुरू किया था और आपको बताया था कि हर एक शिफ्ट में पूछे गए सवालों के जवाब हम आपको आप तक लेके आते रहेंगे अलग अलग वीडियो में। तो गाइज आज की जो वीडियो है उसमें हम एसएससी सीजीएल 2023 के 24 जुलाई जो कि कल था 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे अलोंग विद द आंसर्स एंड दैट टू विद द कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस जिससे कि आपको 100% एक्यूरेट आंसर्स मिलते रहेंगे हमारे थ्रू। तो गाइज देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी में से जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हम जब भी एक नए वीडियो के साथ आते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड भी अगर आप चाहते हैं कि हर एक जानकारी आपके पास टाइमली पहुंच जाए तो उसके लिए भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो है मौर्य सम्राट अशोक राज्य अभिषेक होने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 वर्ष बाद। और मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 से लेके 262 ईस्वी पूर्व में दया नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ कहाँ लड़ा गया था और किस टाइम पर लड़ा गया था ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र, तो अगर हम सम्राट अशोक के बेटे की बात करें तो उनके बेटे का नाम है महेंद्र और बेटी का नाम है संघमित्रा। तो सम्राट अशोक ने अपने बेटे को और अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। तो इसमें से भी आपके 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो यही सम्राट अशोक के बेटे का नाम महेंद्र, दूसरा सम्राट अशोक के बेटी का नाम संघमित्रा। तो उन्होंने किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अगर बात की जाए, अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ भेजा था तो उसका जवाब है श्रीलंका। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो है फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कतर। और ये जो 2022 में विश्व कप खेला गया था ये 22वां संस्करण था जिसमें अगर हम विजेता टीम की बात करें तो विजेता रही थी अर्जेंटीना और जो उप विजेता रही थी वो थी फ्रांस। वोटिंग द्वारा चुने गए बेस्ट खिलाड़ी को फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल दिया गया था। तो जो गोल्डन बॉल होता है ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि होती है जो कि फीफा विश्व कप में दिया जाता है। और फीफा विश्व कप 2022 में भी ये दिया गया था। किसको दिया जाता है? जो बेस्ट खिलाड़ी होता है उसको। तो जो गोल्डन बॉल 2022 में दिया गया था वो दिया गया था लियोनल मेसी को। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी बार ये पूछा जाता है और इस बार भी एसएससी सीजीएल के 24 जुलाई के पेपर में ये आया था। अगला आप पॉइंट अगर हम बात करें फीफा विश्व कप के बारे में तो फीफा विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है। तो अभी हमने गोल्डन बॉल की बात करी, अब हम गोल्डन बूट की बात करते हैं। तो जिस खिलाड़ी को गोल्डन बूट मिला था 2022 के विश्व कप में उसका नाम है काइलियान एम्बियपेल मबापेल। ओके, अगला है हमारे पास फीफा विश्व कप में सबसे अधिक गोल रोकने वाले खिलाड़ी को गोल्डन ग्लोब दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने गोल्डन बूट की बात करी, गोल्डन बॉल की बात करी, अब हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब की जो उपलब्धि होती है
वो किसे दी जाती है? वो दी जाती है सबसे अधिक गोल रोकने वाले खिलाड़ी को। क्या दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब। और जिस खिलाड़ी को 2022 में ये मिला था, उस खिलाड़ी का नाम है एमी मार्टिनेजी। सॉरी, इट्स एमी मार्टिनेजी। ओके, तो आप ये नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब क्योंकि हम फीफा विश्व कप की बात ही कर रहे हैं, तो फीफा विश्व कप से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हम आपको बताना चाहेंगे। तो गाइज, जो फीफा विश्व कप होता है, यह हर 4 साल के बाद आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, हर 4 साल के बाद। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर ऑप्शन में आपको आ जाता है, अगर पूछा जाता है, तो 4 उसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन फॉर्म में, तो इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। और जो सबसे सफल टीम रही है वो अब तक रही है ब्राजील, क्योंकि वो 5 बार इस फीफा विश्व कप को अब तक जीत चुकी है। अगला अगर हम बात करें फीफा मुख्यालय के बारे में, तो मुख्यालय जो है आपका ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। इन्फेंटिनो, ओके, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगला अगर हम बात करें फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किस 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 के द्वारा की जाएगी, तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा की जाएगी। तो ये 3 नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा। अगला सवाल जो कि पूछा गया था वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, जिसको शॉर्ट में PMKVY भी बोलते हैं, वह कब शुरू हुआ था? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, तो करेक्ट आंसर है जुलाई 2015 में। तो जुलाई 2015 में इस योजना का शुरुआत की गई थी और स्थापित हुई थी। और कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था। ये हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो भारत को वो कौशल भारत के नाम से देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कौशल भारत मिशन को शुरू किया PMKVY योजना के तहत। इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है? तो वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है। तो 2022 तक जो उनके स्टैंडर्ड्स और जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया था, वो उन्होंने अकम्प्लिश कर चुके हैं। अब 2023 से लेके आगे अब उन्होंने योजना में क्या किस तरह से बदलाव या फिर किस तरह से क्या संबंधित चीजें डिस्कस करी हैं, वो अब हमको आगे पता चलेगा। तो यह तो था ही, एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए भारतीय युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण व प्रमाणन प्रदान करना है। तो ये जो है, ये इसका मेन मोटो है इस पर्टिकुलर योजना का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला, क्योंकि हम योजना की बात कर रहे हैं, तो अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जिनसे रिलेटेड मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। हमने जितने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे थे, उसमें हम इनमें से काफ़ी योजना देखे थे जो पूछी जाती हैं, मोस्टली एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं। तो जिनमें पहली आती है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMAY के नाम से भी जानते हैं, और यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर बात किया जाए जन धन योजना की, तो जो जन धन योजना है वह 28 अगस्त 2014 से शुरू की गई है। अगला आता है कौशल भारत मिशन। तो कौशल भारत मिशन जो योजना है, वो भी 28 अगस्त 2014 से ही लागू की गई है। अगला आता है मिशन स्वच्छ भारत। तो जो मिशन स्वच्छ भारत योजना है, वो 2 अक्टूबर 2014 को स्थापित की गई थी। अगला आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को इम्प्लीमेंट की गई थी, और आज भी काफी लोग उसके हित में काफी चीजें करते हैं। अगली योजना की बात करें तो आता है हृदय योजना। तो जो हृदय योजना है, वो 21 जनवरी 2015 से लागू की गई है।
अगला नाम है पीएम मुद्रा योजना। तो जो पीएम मुद्रा योजना है वो 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। अगला आता है उजाला योजना। तो जो उजाला योजना है वो 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। अगला आता है प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, जिसकी स्थापना 9 मई 2015 से की गई थी। अगला आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 से स्थापित 16 को स्थापित की गई थी। अगला आता है नमामि गंगे योजना। तो जो ये योजना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये 7 जुलाई 2016 से शुरू की गई है। अगला आता है स्टार्टअप इंडिया। तो जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है वो 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया गया है। तो हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस, जिसे हम नेशनल स्टार्टअप डे के नाम से भी जानते हैं, उसके तौर पर काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि स्टार्टअप से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस देने के लिए, लोगों में जागरूकता देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, जिससे कि काफी लोगों को उसके बारे में पता चल सके। अगला सवाल गाइस जो आपसे पूछा गया था वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो जो हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी। वह सारी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पर जो थॉमस मुनरो नाम है ये काफी इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? नाम है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने 1820 से लेके 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ का गवर्नर थे वो? मद्रास का। ये आपका पॉइंट हो गया। कौन थे? नाम हो गया थॉमस मुनरो। टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाता है तो टाइम पीरियड उनका जो रहा है, कार्यकाल जिसे आप कह सकते हैं, वो 1820 से लेके 1827 तक रहा है। थॉमस मुनरो ने 1820 में बंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। और जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसकी सिफारिश अगर आपसे पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किसने दी थी तो वो इम्पोर्टेंट नाम है चार्ल्स रीड। तो आप ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का क्या नाम था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो था शासन काल रहा था तो उस समय में जो कपड़ा बाजार का जो नाम था उस नाम उसको सराय ए अदल के नाम से बुलाते थे। तो सराय ए अदल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कपड़ा बाजार लगता है, उस कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे अनाज के व्यापार को क्या कहा जाता है ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अनाज के व्यापार को क्या कहा जाता था तो उसको हम मंडी, करेक्ट आंसर होगा फिर आपका, उसको मंडी कहा जाता था। मंडी में अनाज का व्यापार होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित विभाग एवं अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में इस बाजार व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से सही और सफल बनाने के लिए कुछ विभाग एवं अधिकारियों को नियुक्त करा था। वो विभाग और अधिकारियों के नाम कुछ इस तरह से हैं। तो अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आता है दीवान ए रियासत। और जो दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत और जो दीवान ए रियासत है वो आर्थिक अधीक्षक कहलाता था। यह एक आर्थिक अधीक्षक के नाम से जाना जाता था। दूसरा उनके शासन काल में नाम आता है सहनाए मंडी। तो सहनाए मंडी जैसे हमने आपको बताया कि जो अनाज का बाजार होता था उसको मंडी बोलते थे। तो सहनाए मंडी में आपका बाजार अधीक्षक आता है।
अगला बात की जाए वारिद और मुहियार की, तो वारिद और मुहियार एक ऐसे नाम थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गुप्तचरों को दिए जाते थे। उसके बाद आता है नाजिर, तो नाजिर जो होता था वो नापतोल का अधिकारी, जिसे हम मापतोल हुआ या नापतोल इन इंग्लिश अगर आप उसे कहना चाहें तो मेजरमेंट, तो उसके अधिकारी को नाजिर के नाम से जाना जाता था। अगला फिर आता है परमिट का अधिकारी, तो परमिट के अधिकारी को परवाना नवीस कह के बुलाया जाता था। परवाना नवीस उस को रेफर किया जाता था जो भी परमिट का अधिकारी होता था। अगला आता है मुहत्सिब, तो मुहत्सिब किसे कहा जाता था? जो भी सेंसर का अधिकारी होता था या फिर आचरण पर नजर रखने वाला अधिकारी होता था, उसको मुहत्सिब के नाम से जाना जाता था। तो गाइज ये भी नाम ऐसे हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और आपको उसके बारे में पता होना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आया था वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस गिवन थे। तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो उस ऑप्शन में अगर आपको वयस्क मताधिकार दे रखा है, तो जो वयस्क मताधिकार होता है वह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है वयस्क मताधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब कुछ आपसे पॉइंट्स कह सकते हैं या फिर कुछ आपको सर्टेन चीजें दी थी जिसको आपको उसको मिलान करना था। तो यहाँ पर अगर हम बताएं तो करंट का यूनिट आपसे पूछा गया था, तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है उसको हम कूलाम या फिर वोल्ट कहते हैं और इसे फेरड कहते हैं तथा इसे एफ से निरूपित करते हैं। अगला सवाल जो कि आपसे पूछा गया था 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में वो था आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 2022 में खेला गया जो विश्व कप था ये 14वां संस्करण था। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पहले पता होनी चाहिए वो है कि यह 14वां संस्करण था। अगला है वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ था और जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी टीमों ने भाग लिया था इस अंडर 19 विश्व कप 2022 में। कुल 16 टीम थी जिन्होंने भाग लिया था और फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो यहाँ पे आपके पास कम से कम 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला तो यही कि 14वां संस्करण था, दूसरा कहाँ खेला गया था, वेस्ट इंडीज में, तीसरा कितनी टोटल टीमों ने खेला था वो है 16 टीम और फाइनल्स किसने जीता था, भारत ने। किसको हराकर जीता था उसका नाम है इंग्लैंड और कितने विकेट से हराया था अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाता है तो 4 इज द करेक्ट आंसर। और कितनी वी बार जीता था उसको, 5वीं बार भारत ने ये खिताब अपने नाम हासिल किया था। तो जो भारतीय टीम के कप्तान की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम के जो कप्तान उस समय पे रहे थे उनका नाम है यश धुल। यश धूल। ओके, तो मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें तो उस समय मैन ऑफ द सीरीज इस मैच में हमारा रहे थे डेवाल्ड ब्रेविस और सर्वाधिक रन बनाने वाले जो हैं वो भी डेवाल्ड ब्रेविस थे जिन्होंने रन बनाए थे 506। उसके अलावा सर्वाधिक विकेट की बात करें तो वो है डूनेथ वेल्लेस जिन्होंने 17 जून को सर्वाधिक विकेट अपनी जो श्रेणी में उन्होंने कदम रखा था। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता? तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो उसको आप बता सकते हैं अंडर 19 विश्व कप फाइनल में राज अंगद बावा ने 31 रन देकर 5 विकेट लिए थे और उन्होंने ये
खिताब जीता था? तो आंसर है राज अंगद बावा। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो है हरित प्राधिकरण एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हरित प्राधिकरण जिसको एनजीटी के नाम से भी जाना जाता है, उसके अभी करंट में अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आदर्श कुमार गोयल। तो अगर आपको ऑप्शन में आदर्श कुमार गोयल है तो आपको बिना कुछ देखे उसको टिक कर देना है, क्योंकि वो अभी आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उन्होंने शनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की थी? तो अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाता है तो वह है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके पहले अध्यक्ष, अभी तो हमने बात करी एनजीटी के करंट अध्यक्ष की जो कि है आदर्श कुमार गोयल, लेकिन अगर उस आपको पूछा जाता है कि इसके जो पहले एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, तो ऑप्शन में अगर आपके पास है जस्टिस लोकेश्वर सिंह, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आंसर है हिमालय पर्वत श्रृंखला में कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो श्रृंखला की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो कंचनजंगा है वो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 28,159 फीट है। अगर फीट में हम देखें तो इट इज 28169 फीट, और अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर में अगर उसको मेजर किया जाए तो इट इज 8586, यानी कि 8586 मीटर। और अगर हम बात करें कि कंचनजंगा स्थित कहाँ पर है तो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये तो हो गई कंचनजंगा की बात, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो आप उसको बता सकते हैं माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है केटू, जिसको चोगिर और गोडविन आउटस्टैंड भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना ही चाहिए। तो गाइज अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है उदय शंकर। भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता उदय शंकर को माना जाता है। और अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है कि उदय शंकर का जन्म कब हुआ था तो उसका करेक्ट आंसर है 1900। इनका जन्म हुआ था 1900 में। और अगर हम बात करें कि इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था तो इन्हें 1971 में भारतीय गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला अगर हम बात करें जिस सवाल के बारे में आपसे पूछा गया था वो है धन का निष्कासन, जिसे ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी कहा जाता है, उसका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1867, दैट इज 1867 में दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया। तो यहाँ पर आपसे दो तीन तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो यही कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी पहले किसने दिया, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है दादा भाई नारोजी। कब दिया? उन्होंने 1867, दैट इज 1861। उन्होंने किस में दिया और किस, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें उन्होंने उस चीज के बारे में मेंशन किया था। अगर आपसे पूछा जाता है किस चीज के बारे में तो वो है धन के निष्कासन के सिद्धांत का इन्होंने वर्णन किया था, जिसको इंग्लिश में ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन, जो कि आपसे पहले 21 शायद 21 जुलाई या 19 जुलाई के पेपर में भी ये पूछा जा चुका है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन का के नाम से किसे जाना जाता है तो उसका आंसर भी दादा भाई नारोजी ही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये भी आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस दिए जाते हैं, तीन चार तरह के।
और उसमें आपको एक चूज करना रहेगा। तो इसमें अगर आपको हल्दिया दिया गया है तो हल्दिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हल्दिया जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है। तो इसका अगर हम बात करें मुंबई, कांडला एवं न्यू मंगलौर, तो ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं, और जो हल्दिया है वह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है हल्दिया। बाकी अगर आपसे कांडला के बारे में पूछा जाता है, तो जो कांडला है जो कि गुजरात में स्थित है, वह पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। जो प्रमुख बंदरगाह की अगर हम बात करें तो वो है कांडला, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर एवं तूतीकोरिन, ये जो हैं ये आपके सारे जो नाम यहाँ पर गिवन है, ये पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वी तट। ये जो सारे हैं ये आपके जो हैं ये पूर्वी तट वाले बंदरगाह हैं। ओके, चलिए ये बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला आपसे क्वेश्चन पूछा था वो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे IAU के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल ही में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो ये चीज होना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि से सम्मानित कराए जाना है। तो जो नाम हम आपको बताने वाले हैं वो नाम है पंडित जसराज। तो जिनके नाम पर रखा गया है वो है नाम पंडित जसराज, और ये 2006 को खोजा गया था, और VP32 है ये नाम से जाना जाता है, और 11 नवंबर 2006 को ये खोजा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पंडित जसराज के घराने की कि वो किस घराने से संबंध रखते थे, तो उनका संबंध मेवाती घराने से था। तो फैमिली बैकग्राउंड और ये सब चीजें भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कुछ पुरस्कार से जिनसे पंडित जसराज जी को नवाजा गया था, तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, और उनको 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 1975 में उनको पद्मश्री अवार्ड या फिर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आगे पीछे ही है। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, 75 में पद्मश्री है, 90 में पद्म भूषण है, और 2000 में पद्म विभूषण है। अगला सवाल जो कि आपसे पूछा गया था वह है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा? तो इसमें अगर आप उस अनुच्छेद की बात करें तो जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 141। तो जो अनुच्छेद 141 है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालय पे बाध्यकारी होगा। अगला सवाल आपसे जो पूछा गया था वो है विच फेस्टिवल इज नोन एज ओवरफ्लो और बॉइलिंग ओवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोंगल। और जो मकर संक्रांति है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो मकर संक्रांति है उसका दूसरा नाम पोंगल ही होता है, जो कि तमिलनाडु में 4 दिनों तक, कम से कम 4 दिनों तक मनाया जाता है। काफी हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार वो लोग मनाते हैं, और इसको ओवरफ्लो और बॉइलिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा आधुनिक व्यापार अंग्रेजों के समय प्रचलित था? तो कुछ ऐसे भी व्यापार थे जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे। तो उनमें से कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश शासन के समय अगर हम बात करें कॉटन की, कॉटन का जो व्यापार है, टेक्सटाइल व्यापार है, कोल माइनिंग, प्लांटेशन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इन सब का जो व्यापार है वो आधुनिक व्यापार अंग्रेजों के समय काफी प्रचलित था, जिसे हिंदी में अगर हम बात बोले तो कपास, कपड़ा, कोयला खनन, वृक्षारोपण और
लोहा और इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग थे। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको टिक कर देती हूँ, यहाँ से लेके आप हिंदी में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ तक सब आपको दे रखा है। अगला सवाल, 10,000 फीट की ऊंचाई से हाल ही में सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप में ही है। तो जो आंसर है वो है, जो आपका करेक्ट आंसर है वो है लांस नायक मंजू। अगर आपको ऑप्शन में लांस नायक मंजू दे रखा है तो वो आपका करेक्ट आंसर है, आपको वही टिक करना है। अगला सवाल जो पूछा जाता है, जो पूछा गया है वो है मुद्रा आपूर्ति की मात्रा और ऋण की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार इनमें से क्या करेगी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा और बैंक ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि आरबीआई के जो फंक्शंस होते हैं उनमें ये चीज भी आती ही है। तो जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम ओपन मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी आरबीआई है वो क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, खुले बाजार में इन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती भी है और बेचती भी है, जिससे कि वो ऋण की मात्रा को और मुद्रा आपूर्ति की मात्रा दोनों को इस तरह से नियंत्रित करती है। अगला सवाल, विटामिन किस प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो आंसर है, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट फंक्शन एज मेटाबॉलिक कैटलिस्ट। जो आपका विटामिन होता है वो कार्बनिक यौगिक है जो चयापचय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सेंधा नमक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेट मी टेल यू कि सेंधा नमक को कॉमनली हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और अगर इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसको हेलाइट भी कहा जाता है, केमिकल जो इसके फॉर्मेशन से बनता है। तो हेलाइट, जिसे आमतौर पर सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड से बना एक खनिज है, NaCl। ओके, अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो 24 जुलाई के पहले शिफ्ट के पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, कुद नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया था। तो जो कुद नृत्य है उसके सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यहाँ पर जो डैश है, यहाँ पर आपको राज्य का नाम देना है कि किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक होता है कुद नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो आपको ऑप्शन में जम्मू और कश्मीर दे रखा होगा, आपको वह टिक कर देना है। जम्मू और कश्मीर का जो सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक नृत्य है उसका नाम है कुद नृत्य। अगला है, हु हैज डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैव डिफरेंट मासेस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि परमाणु की अलग अलग द्रव्यमान की खोज किसने की थी? आंसर है सन 1808 में जॉन डॉल्टन। तो जॉन डॉल्टन है ये इसके आप कह सकते हैं इससे रिलेटेड जो की मेन मैन है उनका नाम है जॉन डॉल्टन। तो सन 1808 में जॉन डॉल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिसे डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है और आज भी उसे हम डॉल्टन थ्योरी के नाम से जानते हैं, परमाणु को पदार्थ का मूल कण यानी कि एकक एक माना। तो गाइज ये थे हमारे 24 जुलाई 2023 में एसएससी सीजीएल 2023 की पहली शिफ्ट में जो भी आपसे
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए वो हम आप तक लेकर आने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की और एग्जाम एनालिसिस पोस्ट करें हमारे चैनल पे, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन और हमें आपके सजेशंस, रिकमेंडेशंस और थॉट्स बताते रहिए, जिससे कि वो हमें भी मदद करेगा और अल्टीमेटली वो हमको एज वेल एज वो आपको मदद करेगा, बिकॉज यू विल गेट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूजफुल डेटा दैट यू गाइज वांट फॉर योर प्रिपरेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हम आते हैं, आपको कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा, फॉलो करते रहिए इन्फो आइलैंड और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। और हमारे चैनल पे जो अदर अवेलेबल वीडियोस हैं प्लीज़ जाके उन्हें भी देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा।